वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 11 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल कप किसने जीता है? आंसर हो जाएगा सीरिया ने। तो फुटबॉल के इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 को किसने जीता है? सीरिया ने जीता है। तो सीरिया ने भारत को 3-0 से हरा करके चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल कप अपने नाम कर लिया है। इस चैंपियनशिप में 3 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत, सीरिया और मॉरिशस शामिल थे। आपको याद रखना है कि इस चैंपियनशिप का आयोजन भारत में ही किया गया है और इसका आयोजन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा करवाया गया है। इसका आयोजन 3 से 9 सितंबर 2024 तक हैदराबाद, तेलंगाना के GMC बालायोगी गाचीबोवली स्टेडियम में किया गया था। दोस्तों इस चैंपियनशिप का पहला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था और यह जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप है इसको नेहरू कप के स्थान पर शुरू किया गया है। यानी कि पहले फुटबॉल से संबंधित एक नेहरू कप होता था, उसके स्थान पर एक नया कप शुरू किया गया है जिसका नाम है इंटरकॉन्टिनेंटल कप। इस प्रतियोगिता में 4 टीमें हिस्सा लेती हैं, लेकिन 2024 में 3 ही टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत, सीरिया और मॉरिशस शामिल थे। बात करते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की। तो इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे, उपाध्यक्ष हैं नालापद अहमद हारिस और यह भारत में फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। दोस्तों फुटबॉल से संबंधित कुछ प्रतियोगिताएं और उनके विजेता डिस्कस करते हैं। तो अभी डूरंड कप 2024 का आयोजन किया गया है। इसमें विजेता रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम ने पहली बार डूरंड कप का खिताब अपने नाम किया है। उप विजेता रहा है मोहन बागान। इंडियन सुपर लीग 2024 का विजेता रहा है मुंबई सिटी। उप विजेता रहा है मोहन बागान। संतोष ट्रॉफी 2023-24 का विजेता रहा है सर्वसेस और उप विजेता गोवा रहा है। इसके अलावा ला लीगा 2024 का खिताब किसने जीता था? रियल मैड्रिड की टीम ने। कलिंगा या इंडियन सुपर कप 2024 का आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया था। विजेता ईस्ट बंगाल रहा है और उप विजेता ओडिशा FC रहा है। AFC एशिया कप 2024 का आयोजन कतर में किया गया था। विजेता भी कतर रहा है, उप विजेता जॉर्डन रहा है। तो ये सभी ट्रॉफियां और उनके विजेता आप नोट कर लें। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट, टेस्ट पास, ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास में भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उनके लिए टेस्ट मिल जाएंगे। तो इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। तो आप इस टेस्ट पास का यूज जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को इनाम राशि के रूप में कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? आंसर हो जाएगा 75 लाख रुपए। तो दोस्तों अभी हाल ही में खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने यह घोषणा की है कि जो पेरिस पैरालंपिक गेम्स में मेडल लाए हैं उन खिलाड़ियों को इनाम दिया जाएगा। तो जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है उन्हें 75 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। सिल्वर मेडल जीतने वालों को 50 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीटों को 30 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको जरूर नोट करें। अभी जो पेरिस पैरालंपिक 2024 हुआ है इसमें भारत ने 29 मेडल जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं। भारत 18वें नंबर पर रहा है। दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक की बात करें, यानी जो 2020 में हुआ था, इसमें भारत ने 19 मेडल जीते थे और भारत 24वें स्थान पर रहा है। और अभी जो ओलंपिक आयोजित किया गया था पेरिस में ही, तो उसमें भारत ने 6 मेडल जीते थे, जिसमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। और आपको याद रखना है कि भारत 71वें नंबर पर रहा है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर ले। पेरिस पैरालंपिक 2024 के भारत के मेडल विनर डिस्कस करते हैं। तो 7 गोल्ड की बात करें तो शूटिंग में अवनी लेखरा को, बैडमिंटन में नीतीश कुमार को, एथलेटिक्स में सुमित अंतिल को, आर्चरी में हरविंदर सिंह को, एथलेटिक्स में धर्मवीर सिंह को, हाई जंप में प्रवीण कुमार और जेवलिन थ्रो में नवदीप को गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। अगर हम सिल्वर मेडल की बात करें तो 9 सिल्वर मेडल रहे हैं, जिसमें शूटिंग में मनीष नरवाल को, एथलेटिक्स में निषाद कुमार को, एथलेटिक्स में योगेश कथुनिया को, बैडमिंटन में थुलासी मथी मुरगेसन को, बैडमिंटन में सुहास यथिराज को,
एथलेटिक्स में अजीत सिंह यादव को, एथलेटिक्स में शरद कुमार और एथलेटिक्स में सचिन खिलारी और एथलेटिक्स में ही प्रणव शर्मा को सिल्वर मेडल हासिल हुआ है। ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो 13 ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुए हैं। शूटिंग में मोना अग्रवाल, एथलेटिक्स में प्रीति पाल, शूटिंग में रूबीना फ्रांसिस, एथलेटिक्स में प्रीति पाल, यानी प्रीति पाल को 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुए हैं। बैडमिंटन में मनीषा रामदास, तीरंदाजी में शीतल देवी और रमेश कुमार की जोड़ी को, बैडमिंटन में नित्या श्री सिवान को, एथलेटिक्स में दीप्ति जीवनजी को, एथलेटिक्स में मरियप्पन थंगावेलु, एथलेटिक्स में सुधीर गुर्जर को, जूडो में कपिल परमार को, शॉट पुट में होकातो सैमा को और एथलेटिक्स में सिमरन को ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कितने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए हैं? आंसर हो जाएगा 6। तो केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 6 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए हैं और ये सभी सीनियर एडवोकेट हैं। तो वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया गया है? तो इसमें एस द्वारकानाथ, अर्चना पाठक दबे, सत्यदर्शी संजय, ब्रजेंद्र चाहर, राघवेंद्र पी शंकर, राजकुमार भास्कर ठाकरे या राजा ठाकरे। तो इन 6 लोगों को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। कितने साल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है? 3 साल के लिए। अच्छा, भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। तो जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सरकार को कानूनी सलाह देते हैं। सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति 3 साल के लिए होती है। भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल कौन थे? CK दफ्तरी। और भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी कौन है? R वेंकटरमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच कितने समझौते किए गए हैं? आंसर हो जाएगा 4 समझौते। तो देखिए, अभी आपको कल ही हमने पढ़ाया था कि अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, वो भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए हुए हैं। तो उन्होंने राष्ट्रपति जी से मुलाकात की, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी मुलाकात की। ठीक है, तो इसी यात्रा के दौरान भारत और UAE के बीच में 4 प्रमुख समझौते किए गए हैं। तो देखिए, जो पहला समझौता हुआ है वो LNG आपूर्ति के लिए अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी ADNOC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच हुआ है। यानी कि ADNOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को LNG की आपूर्ति करेगा। दूसरा समझौता हुआ है ADNOC और इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच में। और तीसरा समझौता हुआ है अबू धाबी में स्थित बराकाह न्यूक्लियर प्लांट के संचालन और रखरखाव के लिए। इसके लिए एमिरेट्स न्यूक्लियर के साथ भारत का समझौता हुआ है। और जो चौथा समझौता हुआ है वो गुजरात सरकार और अबू धाबी में स्थित PJSC कंपनी के बीच हुआ है। तो इस समझौते के तहत गुजरात में एक फूड पार्क डेवलप किया जाएगा और ये जो फूड पार्क बनाया जाएगा ये अहमदाबाद के गुंडनपरा इलाके में बनाया जा सकता है। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख एग्रीमेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए भारतीय सेना और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच में समझौता हुआ है। AI का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए NHAI और IIT दिल्ली के बीच में समझौता हुआ है। चाबहार पोर्ट के प्रबंधन के लिए भारत और ईरान के बीच में समझौता हुआ है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए एप्पल और क्लीन मैक्स के बीच में समझौता हुआ है। स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में RBI और बैंक इंडोनेशिया के बीच समझौता हुआ है। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय और थाईलैंड के बीच समझौता हुआ है। भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 101वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा नेपाल। यानी कि नेपाल अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बन गया है। और 100वां सदस्य कौन था? पराग्वे। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। KP शर्मा ओली यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और करेंसी है नेपाली रुपया। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी और इसमें सदस्यों की संख्या 120 से अधिक है, लेकिन अभी तक अनुसमर्थन केवल 101 सदस्यों का प्राप्त हुआ है। इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? अजय माथुर। और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संचालित शहर कौन है? सांची। पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन है? दिल्ली एयरपोर्ट। पीएम सूर्य घर योजना के तहत किस वर्ष तक भारत के सभी सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा का उपयोग करना अनिवार्य होगा? 2025 तक। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना चंडीगढ़ में तैयार की गई है। केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका आदित्य शुरू की गई है। गुजरात के मेहसाणा जिले के मोडेरा गांव को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। सौर ऊर्जा पर 100% चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र कौन बना है? दीव। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फसल उत्सव नुआखाई किस राज्य में मनाया गया है? तो नुआखाई उत्सव ओडिशा राज्य में मनाया गया है। दोस्तों, नुआखाई एक फसल उत्सव है जो कि हर साल मनाया जाता है। तो यह त्योहार किसानों के द्वारा गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है और यह वार्षिक उत्सव मौसम की नई फसलों की कटाई का प्रतीक है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जब फसलों की कटाई हो जाती है उसके बाद ये उत्सव मनाया जाता है। नुआखाई का मतलब होता है नया खाना। तो इस दौरान होता क्या है कि जो धान की फसल है वो आती है और उसमें से जो नए चावल निकलते हैं उनको बना करके लोग खाते हैं और इसी त्योहार को नुआखाई त्योहार बोला जाता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि यह त्योहार ओडिशा के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। भारत के कुछ प्रमुख फसल उत्सव डिस्कस करते हैं। जैसे मकर संक्रांति उत्तर भारत में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। बिहू असम में मनाया जाता है, ये भी फसल उत्सव है। ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में, लोहड़ी पंजाब और हरियाणा में, बैसाखी पंजाब और हरियाणा में, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र और गोवा में, उगादी दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला त्योहार है। तो दक्षिण भारत के जो प्रमुख राज्य हैं उनमें मनाया जाता है उगादी। नावन्ना पश्चिम बंगाल में, मकर विलाक्कू केरल में, इसके अलावा पोंब ब्लांग नोंगक्रम मेघालय में मनाया जाता है और बांगाला मेघालय में, विशु कर्नाटक में और बोनालू तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। ओडिशा की बात हुई है तो इसका गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। राजधानी भुवनेश्वर है और चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी। राज्यपाल हैं रघुवर दास। विधानसभा की 147, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की यहाँ पर 21 सीटें हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क ये सभी ओडिशा राज्य में है। तो सिमलीपाल मयूरभंज जिले में है और भितरकनिका केंद्रपाड़ा जिले में है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई है जिसका नाम क्या है? युद्ध अभ्यास। इस बार इसका 20वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा है। आपको याद रखना है कि इस अभ्यास की शुरुआत 2004 से हुई थी और इसका आयोजन हर साल भारत और अमेरिका के बीच होता है। दोस्तों, इस बार जो ये अभ्यास आयोजित किया जा रहा है इसका उद्देश्य यह है कि रेगिस्तानी परिस्थितियों में किस प्रकार से आतंकवाद का मुकाबला किया जाए। जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रा हिंद ओसिनडेक्स और पिच ब्लैक अभ्यास होता है। भारत बांग्लादेश के बीच में संप्रीति और INBN कॉर्पेट और INBN बिलाट होता है। भारत और इजिप्ट के बीच में साइक्लोन अभ्यास, भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुण शक्ति और इंडो कॉर्पेट अभ्यास आयोजित किया जाता है। भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन, जिमैक्स और वीर गार्जियन अभ्यास होता है। भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर अभ्यास होता है। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास होता है। भारत ओमान के बीच में अल नागाह और नसीम अल बहर अभ्यास होता है। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स अभ्यास आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा इसका महाराजगंज में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा महाराजगंज जिले के कैपियरगंज रेंज में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया है और यह एशियन किंग गिद्ध या लाल सिर वाले गिद्ध प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश वन विभाग ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से इस केंद्र की स्थापना की है और इसकी लागत आई है 2.8 करोड़ की और यह 1.5 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने।
तो अभी हाल ही में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ब्रेल लिपि में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की गई है और इसका उद्देश्य ये है कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं उन्हें भी पॉलिसी के बारे में जानकारी मिल सके। अगर हम स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की बात करें तो यह भारत की एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है और इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। अब हम जानते हैं ब्रेल लिपि के बारे में। तो ब्रेल लिपि का यूज दृष्टिहीन लोगों के लिए किया जाता है। तो इसके जो अक्षर होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, यानी कि कागज पर उभरे हुए अक्षर होते हैं, जिससे जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं वो उसको पहचान लेते हैं और किसी भी चीज को पढ़ सकते हैं। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार 1824 में लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था। आपको याद रखना है कि इनके जन्म दिवस पर 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु कानून लागू किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अभी ये कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम आयु कानून पेश किया जाएगा, जिसमें सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु निश्चित की जाएगी। दोस्तों, हुआ क्या है कि अभी हाल ही में एक अध्ययन किया गया था जिसमें यह पाया गया कि जो बच्चे सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करते हैं या जिनका स्क्रीनिंग टाइम अधिक है तो वो चिड़चिड़े हैं या उनका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है। तो इसी चिंता को व्यक्त करते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की है कि सोशल मीडिया के यूज के लिए न्यूनतम आयु कानून पेश किया जाएगा। दोस्तों, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यह एक महाद्वीप भी है और यह एक देश भी है। तो ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप महाद्वीप है, इस बात को आप नोट करिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर ने, जो कि इटली के हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में श्रेणी फर्स्ट में पहला स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? सूरत को। अब्देल मजीद तैब्बोने किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? अल्जीरिया। दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन बना है? भारत। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। साओमी इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कैटरीना कैफ। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रणधीर सिंह। अरुण गोयल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? क्रोएशिया। मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? इंग्लैंड। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत की कितने दिनों की यात्रा पर आए हैं? 2 दिनों की यात्रा पर। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1956 को। और भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन है? आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दामोदर नदी। राजा राममोहन राय की मीरात उल अखबार किस भाषा में निकाली गई थी? फारसी भाषा में। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? अंग्रेजी। सैक्रेनी त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? सैक्रेनी। राजस्थान में खेतड़ी की खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉपर के लिए। भारत के विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा। दोस्तों, अभी जो 18वीं लोकसभा का गठन हुआ था उसमें प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? भर्तृहरि मेहताब। रेणुका झील किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, अब हम अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो इसरो के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के आगामी मिशन के लिए गगन यात्री के रूप में किसे चुना गया है? शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर को। लेकिन जो मुख्य गगन यात्री होंगे वो कौन होंगे? शुभांशु शुक्ला। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? झारखंड में। यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है, वह किस नृत्य की कलाकार थी? भरतनाट्यम। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था? बांग्लादेश। मार्टिन कंसल्ट के सर्वे में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। भारत के आईएनएस तबर ने किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया है? रूस। गोल्डन स्लैम पूरा करने वाले दुनिया के 5वें टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के लिए
नामांकन जीतने वाली पहली आश्वेत और दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? कमला हैरिस। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जो जुलाई 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था उसमें पहला स्थान किस देश का रहा है? सिंगापुर का। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर सिंगापुर बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों स्टडी करके ऐप पर जो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट आयोजित किया जाता है तो यह उसका रिजल्ट है। तो पहले 3 स्थानों पर कौन कौन रहे हैं? तो पहले स्थान पर प्रथम चौहान रहे हैं, दूसरे स्थान पर अमित, तीसरे स्थान पर हरीश कुमार रहे हैं। आपका भी यहाँ पर नाम हो सकता है। आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट जरूर दीजिएगा। तो उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लें और जैसे ही आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ये टेस्ट मिल जाएगा। ऐप पर आपको अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा जनवरी से अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज पर डेली करंट अफेयर्स के टेस्ट के अलावा मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा स्टडी करके व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।